हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो 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 हेलो, नहीं होता अंकित? अंकित नहीं होते। हेलो जी हाँ आवाज़ आ अच्छा, अब मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ जन्म सुलभ के मंच तले वरिष्ठ कवि विष्णुचंद्र शर्मा जी की जीवन यात्रा, उनके साहित्य, उनके विचार, उनके सरोकार आदि पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वरिष्ठ कवि, कथाकार, जीवनी लेखक, संस्मरण लेखक, यात्रा लेखन, मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व वाले विष्णुचंद्र शर्मा जी हमारे बीच अपनी सार्थक लेखनी के माध्यम से हमें नई चेतना जगाने का उद्यम करते रहे। नई पीढ़ी से लेकर के एकदम नवीनतम जो पीढ़ी है और वरिष्ठ जो पीढ़ी है, उन सभी से उनका सतत संवाद रहा है। विष्णु जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवाद प्रियता रही है। देश के उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक और विदेशों में भी उनके मित्रगण, उनके पाठकगण बड़ी मात्रा में आज भी विष्णुचंद्र के साहित्य के माध्यम से स्वयं को संस्कारित कर रहे हैं, साहित्य के मर्म को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक साहित्यकार का जीवन कैसा होता है, इसका आदर्श रूप भी हमें विष्णुचंद्र शर्मा जी के जीवन में, उनके व्यवहार में, उनके विचार में देखने को मिलता रहा है। विष्णुचंद्र जी हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन उनके साहित्य, उनके विचार और उनके मानवीय सरोकार, सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार, यह सब हमें पथ दिखाने का काम करते हैं। विष्णुचंद्र शर्मा जी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। कवि, कथाकार, जीवनी, संस्मरण लेखक, समालोचक, संपादक, यात्री, मतलब कई रूपों में हम उनके जीवन को हम देखते हैं। और उनका जो जीवन है, लाग लपेट के बिना कैसे एक साहित्यकार जीता है, कैसे बिना लोभ लाभ के साहित्य में पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है, इसका बड़ा उदाहरण हम विष्णुचंद्र शर्मा जी के रूप में देखते आए हैं। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत सरोकारों के माध्यम से जो परिवार भारत देश में और भारत के बाहर भी विदेशों में बनाए हैं, वे विष्णु जी को एक आदर्श रूप में देखते हैं। वे हमारे लिए एक मिसाल है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने लेखन के बूते, अपने विचार के बूते और अपनी उस वैचारिक प्रतिबद्धता के बूते समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। विष्णुचंद्र शर्मा की जब हम बात करते हैं तो मैं कुछ थोड़ा सा उनके
परिचयात्मक कुछ बातें जो उनसे जुड़ने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, जो मैंने उनको देखा और समझा, उस पर मैं कुछ आपसे साझा करना चाहूँगा। कुछ उनकी विष्णुचंद शर्मा जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और वहाँ उनका जो अनुभव है, उन सब से आप समय समय पर परिचित हुए होंगे। मैं कुछ समय तक विष्णुचंद शर्मा जी के यहाँ रहा भी हूँ, उनके घर में, उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला है। और मैंने जो चीज़ें वहाँ देखी विष्णु जी के साथ रहते हुए, कि एक व्यक्ति जो देश का इतना बड़ा साहित्यकार है वो कितना विनम्र हो सकता है, कितना सहज हो सकता है, ये उनके व्यक्तित्व का जो स्वरूप मैंने देखा। उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ, क्योंकि जब पहले मेरा जो अनुभव था अन्य कई साहित्यकारों के सानिध्य में आने का, तो वो जो अनुभव था और विष्णुचंद शर्मा जी के साथ जुड़ने के बाद का जो अनुभव था, उसमें मुझे व्यापक अंतर दिखाई दिया। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि मैं अपने इलाज के सिलसिले में यहाँ वहाँ बहुत भटक रहा था। चर्चा के दौरान मैंने विष्णु जी को बताई कि मुझे ये दिक्कतें हैं और मेरा इलाज दिल्ली में होने की एक संभावना है। इस सिलसिले में मैंने डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी से बात की है। विष्णुचंद शर्मा जी ने तुरंत कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ, मैं यहाँ पूरी व्यवस्था तुम्हारे लिए करता हूँ। मेरे लिए उनका यह दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा, ये कहने वाली जो बात है, मतलब मुझे मेरे लिए अकल्पनीय था। दिल्ली का एक वरिष्ठ साहित्यकार, एक बागबाहरा जनपद जो सुदूर छत्तीसगढ़ का सुदूर सबसे आखिरी हिस्सा है बागबाहरा छत्तीसगढ़ जनपद का, इसके बाद हमारे यहाँ उड़ीसा की सीमा में थी। तो एक सुदूर छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में रहने वाले एक युवक, एकदम नवयुवक को विष्णुचंद शर्मा जी कहते हैं कि तुम दिल्ली आ जाओ और यहाँ मैं हूँ। ये जो बातें हैं, मतलब इस समय में जब हम देखते हैं बड़े बड़े साहित्यकारों के चरित्र में दोहरापन है, और दूसरी ओर विष्णुचंद शर्मा जी हैं जिनसे मैंने न कभी मिला न कभी बात की। जो बात हुई वो मेरी रचनाओं के माध्यम से हुई थी। कुछ एक बार उन्होंने मेरी कविताएं छापी थी और कविता छापने के बाद उन्होंने मुझसे संवाद किया था और वो संवाद का सिलसिला हमारा आगे बढ़ते गया था। शुरू में मैंने नहीं बताया मुझे क्या दिक्कतें थी, लेकिन मैंने बाद में जब क्रमशः उनसे संवाद होते गया, वो मेरे बारे में पूछते गए, घर में कौन है, परिवार में कौन है। एक ऐसा, उसके पहले कम ही साहित्यकार ऐसे मिले जो घर के बारे में पूछे, परिवार के बारे में पूछे, निजी जीवन के बारे में पूछे। ऐसे साहित्यकारों से मेरा पहले उतना सामना नहीं हुआ था जितना कि जब विष्णुचंद शर्मा जी के साथ में जुड़ा और महसूस किया। तो घर के प्रत्येक सदस्यों के बारे में पूछा करते थे, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों के साथ। तुम मेरे मित्रों के बारे में पूछा करते थे, तुम्हारी माँ क्या करती है पूछा करते थे। मैंने बताया कि मेरी माँ खेत में काम करती है, खेतिहर मजदूरों के साथ काम करती है। पिताजी टेलीफोन ऑपरेटर हैं, लेकिन वो भी किसानी करना पसंद करते हैं, अपने ड्यूटी के बाद किसानी जीवन में पूरा लगे रहते हैं। तो विष्णुचंद शर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार से मैं बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। ये बात उन्होंने कही। और उनका यह कहना एक नवोदित कवि के लिए मतलब एक ऊर्जा देने वाली भावना थी। उनकी ऊर्जा से लबरेज वाक्य वो समय समय पर हमको विभिन्न प्रसंगों में वो मुझे भी और मेरे और कुछ और मित्र उनसे जुड़ते गए, मेरे माध्यम से कुछ और मित्र जुड़े, तो उनसे भी वो उसी तरह के बात करते थे। तो पहली बार हम यह देख रहे थे कि हमारे हिंदी साहित्य में जितना हम अभी इतनी छोटी उम्र में हम जो देख पाए हैं, और वहाँ विष्णुचंद शर्मा जैसा एक चरित्र है, और वो चरित्र हमको एक विश्वास दिलाता है, एक दृढ़ता के साथ हमें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है, वैसा पहले हमें नहीं मिला था। तो ये हमको लगा कि विष्णुचंद शर्मा हमारे लिए
एक ऐसा चरित्र है जो समूचे हिंदी जगत में एक दुर्लभ किस्म के कहे जा सकते हैं। प्रसंग दर प्रसंग बहुत सारे अवसर आते गए और मेरी कविताएं विष्णुचंद्र शर्मा जी छापते रहे और मेरी कविताएं छापने के साथ साथ निरंतर वे कहते हैं कि तुम अपने मित्रों को जोड़ो, मित्रों की कविताएं तुम मंगवाओ। और उसके बाद हमारे मित्रों की कविताएं भी उन्होंने छापी। और जब जब हमारे कोई नए मित्र उनसे जुड़ते थे तो वो सिर्फ पत्रिका से जुड़ना नहीं होता था, एक संपादक से जुड़ना नहीं होता था। विष्णुचंद्र जी बाकायदा उनको फ़ोन करते, उनसे बातें करते और उनसे एक बात ज़रूर कहते थे कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आपके जीवन में दिखना चाहिए, जो भी सोच रहे हैं वो आपके साहित्य में आना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये कहते थे कि आपके समय में, आज आपके समय की जो राजनीति है, आपके समय की जो राजनीति की जो विभिन्न जो धाराएं हैं, उन सबको आप देखिए, उसमें समझिए कि उसमें क्या कमियां हैं। और अगर उस कमी को आप किसी तरह से आप अपने दृष्टि दे करके सुधार सकते हैं तो आप अपनी लेखनी के माध्यम से उस ओर आप जुड़िए और उस पर अपना विचार भी आप साझा करिए। तो इस तरह की बातें तो विष्णुचंद्र शर्मा के चरित्र के में, उनके व्यवहार में, विचार में हमको जो देखने को मिलता था, तो एक नवोदित पीढ़ी को संस्कारित करने का, उनको सही दिशा देने का जो काम विष्णुचंद्र जी करते रहे हैं अपने आखिरी समय तक। आखिरी समय तक मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उन्होंने एक संवाद किया था लगभग कोई 4-1 माह पहले, बीच में तो संवाद उनसे हो नहीं पा रहा था फोन में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि इन दिनों तुम्हारे छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है उस पर तुम एक डायरी लिखो। तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा डायरी लिखो, और डायरी लिखने के साथ साथ अपने समय को तुम किस तरह से बाँच रहे हो, ये कुछ समय बाद जब खुद देखोगे तो तुमको लगेगा कि जो डायरी लेखन किसी भी साहित्यकार के लिए कितना बड़ा उनके रचना का स्रोत हो सकता है, ये उन्होंने मुझसे कहा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रसंग हैं विष्णुचंद्र शर्मा जी के साथ जुड़ने के बाद के, उनके साहित्य को पढ़ने के बाद से मुझे याद आता है एक प्रसंग कि मैं, जैसे कि मैंने बताया, इलाज के सिलसिले में जब दिल्ली में रहा तो वहाँ मेरे साथ एक मेरा छोटा भाई भी गया था सहयोग के लिए। हम विष्णुचंद्र शर्मा जी के यहाँ जितने दिन रहे उतने दिन हमने उनको जो देखा वो एक ऐसा एहसास था कि लगता था कि हम किसी दूसरे दुनिया के एक साहित्यकार को देख रहे हैं। एक प्रसंग इसमें से ऐसा घटित हुआ कि वहाँ अम्मा जी थी, विष्णुचंद्र शर्मा जी की धर्मपत्नी पुष्पा शर्मा जी। हम लोग बैठे थे, बाबूजी विष्णुचंद्र शर्मा कहीं मार्केट गए हुए थे, और उसी बीच में अम्मा ने कहा कि छोटे भाई से कहा कि ये यहाँ जो पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, शर्मा जी के बहुत सारे पेड़ थे, और वो बहुत झुरमुट सा वहाँ दिखाई दे रहा था। तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि ये पेड़ अगर कोई तुम काट दो, छटाई कर दो, काट दो मतलब छटाई कर दो, तो ये थोड़ा सा खुला खुला लगेगा। अभी ये तो चिड़िया वड़िया बहुत आती हैं और पूरा बीट वगैरह करते हैं, तो उससे मैं साफ़ सफाई करने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो तुम अगर इसको छटाई कर दो तो ये सुंदर भी लगेगा, और ये जो है चिड़िया जो कुछ आती हैं उनका कुछ कमी आ जाएगी, तो कुछ शायद ज़्यादा गंदगी ना हो। और इस तरह से वहीं पड़ोस से कहीं से उन्होंने एक छोटी टांगी लाई, और शैलेश जो मेरा छोटा भाई साथ था उसको उन्होंने दे दिया और कहा इसकी छटाई कर दो, और उसने काट दिया। और लेकिन छटाई करने के बाद अच्छा तो लग रहा था वो, लेकिन जब बहुत बाद में कहीं से शर्मा जी जब घर लौटे और उन्होंने देखा कि ये पेड़ की जो डंगाली हैं वो कटी हुई क्यों हैं, और वो कुछ थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे उससे दृश्य देख के। तो मैंने कहा
ये अम्मा जी ने कहा कि ये यहाँ चिड़िया वगैरह आती हैं, वह बहुत बीट कर दे, पत्ती वत्ती बहुत जड़ते हैं, तो इसको छटाई कर दो तो कुछ साफ सुथरा लगेगा, मैंने ये कहा। तो लेकिन शर्मा जी बहुत नाराज हुए, बोले नहीं, मेरे बिना पूछे इस पेड़ को नहीं काटना था, कम से कम मुझे तो पूछ लेना था। अम्मा जी को भी उन्हें कहा, और उसके बाद छोटे भाई शैलेश को भी उसने वही कहा, भाई तुमने ये क्यों काट दिया, ये क्या कर दिया, अब तुमको पता नहीं है कि इस पेड़ में कितनी सारी चिड़ियाएँ रात को बसेरा करती हैं, और अब जब वो पेड़ की कई डालियाँ तुमने काट दी तो अब वो चिड़िया जो हैं यहाँ आने से शायद डरें और वो उनको अनजान लगे, अनजान जगह स्थान से लगे, और तुमको ये काम नहीं करना था। और उस दिन वो उन्होंने भोजन भी नहीं किया, और वही बात वो लगातार सोचते रहे और कहते रहे कि तुमने ये ठीक नहीं करवाया, अपनी श्रीमती जी से कहा। तो ये एक ऐसा प्रसंग है कि आज के समय में हम जब देखते हैं एक व्यक्ति एक चिड़िया के, एक छोटी चिड़िया जिसको हम बहुत अब कोई ध्यान भी नहीं देते कि चिड़िया आ रही है जा रही है ऐसा, लेकिन एक चिड़िया की जो घोंसले के जो उजड़ने की बात की जो व्यथा है, उसको वो जो सोच रहे थे, वो अपने आप में एक बड़े साहित्यकार की एक बड़ी संवेदना को दर्शाता है। तो इस तरह से कई प्रसंग और भी हैं, लेकिन इस प्रसंग से ये समझ आता है मुझे, और ये समझ आया उस दिन कि मैं अपने जिस वरिष्ठ साहित्यकार के सम्मुख बैठा हूँ, मैं जिनसे जुड़ा हूँ, वो मेरे लिए एक ऐसा चरित्र है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो इस छोटे से चिड़िया के बारे में भी सोचता है। वो कितना बड़ा दिल वाला व्यक्ति है, उसकी संवेदना कितनी गहराई है। और जब मैं धीरे धीरे उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में जब उतरता गया, तो वहाँ देखा कि विष्णुचंद्र शर्मा जी लेखनी के माध्यम से एक तो सबसे पहले अपने आप को तलाशते थे, और अपनी तलाश के साथ साथ अपने परिवेश से वो जुड़ते थे, और अपनी परिवेश से जुड़ते हुए फिर वे सीधे अपने समाज, राष्ट्र और राष्ट्र से लेकर के पूरी दुनिया की चिंता वे करने लगते थे। और उनका जो समूचा साहित्य है वह अपने घर से लेकर पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की पूरी व्यवस्था, उस व्यवस्था की खामियां और उस खामियों को दूर करने की चेतना हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, यह हमें विष्णुचंद्र शर्मा जी के समूचे साहित्य में देखने को मिलता है। उनका साहित्य बहुआयामी रहा है, लेखन के स्तर पर तो बहुआयामी रहा ही है, प्रयोग के स्तर पर भी उनका साहित्य बहुआयामी है। एक और वो गालिब की तुलना गालिब के साथ निराला को पढ़ते हैं। गालिब और निराला तो विपरीत धारा के व्यक्ति, तो परिवेश के व्यक्ति, और दो अलग अलग संस्कृति से आने वाले महान साहित्यकार। लेकिन इनमें वो जो सामंजस्य, इनके साहित्य में जो सामंजस्य का भाव देखते हैं, उसको रेखांकित करते हैं, और देश के लिए इन दोनों के साहित्य का महत्व हमको दिखाते हैं, वो अपने आप में बेजोड़ है। विष्णुचंद्र शर्मा जी चाहे कबीर से बात कर रहे हों, चाहे मीर से बात कर रहे हों, चाहे गालिब से बात कर रहे हों, उनके विचार के केंद्र में अपने समय की व्यवस्था, अपने समय का साहित्य और अपने समय का जन आंदोलन, इस पर उनकी गहरी नज़र रहती है। उनका स्पष्ट मत था कि हम राजनीति से विरत होकर के साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप साहित्य रच रहे हैं तो आपकी अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए, और वह विचारधारा अगर जन से कटी हुई विचारधारा है
तो फिर आपके साहित्य भी जन से कटा हुआ होगा। तो इस तरह के विचार समय समय पर हमको उनके साहित्य से तो मिलता ही रहा है लगातार, लेकिन उनके साथ बैठने से, उनको सुनने से, इस तरह से एक नवोदित युवा साहित्यकार को, नवोदित युवा पीढ़ी को वो निरंतर प्रोत्साहित करते थे, उनको सही दिशा चलने के लिए उत्प्रेरित करते थे। विष्णुचंद्र शर्मा जी की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आता है मुक्तिबोध की आत्मकथा, काजी नजरुल इस्लाम जी की जीवनी, अग्नि सेतु, समय साम्यवादी, और ऐसे उनकी जो बड़ी कृतियां हैं। तो ये बड़ी कृतियां लिखने के पीछे उनका जो श्रम दिखता है, उनकी जो दृष्टि दिखती है, वो आज के युवा पीढ़ी को, हमारे जैसे नवोदितों को ये बात स्पष्ट रूप से कहती है कि आप अपने जो वरिष्ठ लेखक हैं, परंपरा से हम जिस चीज़ों से जुड़ते आए हैं या हमारी पीढ़ियां जो जुड़ती आई हैं, उससे हम क्या ले रहे हैं। हमारी जो वरिष्ठ पीढ़ी है उससे जुड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते थे कि आप उनके श्रम को देखिए, उनकी दृष्टि को देखिए, और उनके उन सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक सरोकारों को देखिए जिनके बूते ये अपना स्थान बना पाते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से कटा हुआ व्यक्ति उखड़े हुए पेड़ की तरह होता है, यह कहा करते थे। और इसलिए हम लोगों को बराबर वो प्रेरित यही करते रहे कि आप अपने साहित्य को पढ़िए, मतलब परंपरागत साहित्य को पढ़िए, तुलसी को पढ़िए, कबीर को पढ़िए, मीर को पढ़िए, गालिब को पढ़िए, यह कहा करते थे। और उनका यह कहना हमको संस्कारित करता है, संस्कारित करता रहा है। और आज भी विष्णुचंद्र शर्मा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सरोकार और उनके साहित्य से जो संदेश और उसमें एक संदेश जो हमको मिलता है, वह निश्चय ही एक वरिष्ठ साहित्यकार के द्वारा अपनी नवोदित पीढ़ी को सही दिशा देने, साहित्य के मर्म को गहराई से समझने और साहित्य के द्वारा सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इस ओर वो लगातार हमको दिशा दिखाते रहे हैं। विष्णुचंद्र शर्मा से प्रत्यक्ष मुलाकात की बातें मैंने वैसे बताई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ वे जब आए तो हम उनके साथ बस्तर की यात्रा पर भी गए थे। और बस्तर की यात्रा के दौरान विष्णुचंद्र शर्मा लगातार हमसे ये कहते थे कि यहाँ का जो संघर्ष है, बस्तर के जीवन का जो संघर्ष है, उस ओर तुम लोग ध्यान दो, उस पे बातें करो। बस्तर जैसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ आप घूमने के लिए मत जाइए, पर्यटन के लिए मत जाइए, आप अंदर जाइए, वहाँ के जीवन को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए, आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है उसको देखिए, उनका जो दमन हो रहा है उसको देखिए, और भरसक कोशिश करिए कि आप उनसे संवाद करके उनके हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं। आप अगर राजनीतिक ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये असफल कोशिश होगी। आप राजनीतिक कोशिश मत करिए, आप उनसे संवेदनात्मक जुड़ाव करिए और उनके संवेदना के पक्ष को आप छूने की कोशिश करिए। उनकी कला,
उनकी संस्कृति, इसको आप समझने की कोशिश करिए। और कहते थे कि वो कमतर संसाधनों के बीच भी वो जो जी लेते हैं, तो उसके पीछे की उनकी जीवटता को देखिए। और उसी क्रम में फिर वो कहते थे कि आज का जो उपभोक्तावादी वर्ग है, आज का जो हमारा आत्ममुग्ध राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें इन वंचितों, पीड़ितों, शोषितों के लिए कैसे जगह बनाने का काम हो सकता है, इस पर आप विचार करिए। अगर आप अपने परिवेश, अपने आसपास, अपने जनपद के संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं, तो आपका सारा लिखा हुआ छद्म है। ये बात वो कहते थे। हम देख रहे हैं आज की व्यवस्था में, आज के जो हमारे पैरोकार हैं व्यवस्था के, वो किस तरह से हमारे परंपरागत साहित्यिक स्रोतों को, जीवन मूल्यों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक ऐसा कोई चरित्र हमें नहीं दिखता जो इन पर खुलकर लिख सके। ऐसे वक्त में विष्णु जी का लेखन हमें उम्मीद जगाता है। कबीर से उनका किया गया संवाद, गालिब से किया गया संवाद, मीर से किया गया उनका संवाद, उसको हम पढ़ते जाएं क्रमशः, तो स्पष्ट नजर आता है कि हम जब तक अपनी परंपरा को नहीं समझेंगे, उस परंपरागत साहित्य में हमें जो संस्कार मिला है उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारा साहित्य सही दिशा नहीं पा सकती। बार बार विष्णुचंद्र शर्मा जी अपने वरिष्ठों, अपने पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों से जो जुड़ते थे, उनसे जो संवाद करते थे, वो यही दर्शाता है कि हम अब जब तक अपनी पूर्व पीढ़ी से, वरिष्ठ पीढ़ी से नहीं जुड़ेंगे, हमें रास्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ वे ये भी कहते थे कि हम जब वरिष्ठ पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ श्रेष्ठ ऐसा नहीं है, वहाँ भी जड़ता है, और उनमें जो जड़ता है उसको आपको, उनकी जड़ता को दूर करना है। और ये काम नई पीढ़ी कर सकती है, वो नई लेखनी के माध्यम से, अपनी नई चेतना के माध्यम से आपको ये सब करना है। मैं इस क्रम में विष्णुचंद्र शर्मा जी की कुछ कविताएं शांति निकेतन से हटकर इसमें से सुनाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। विष्णु जी की एक कविता है, दिन के खो जाने पर सादतपुर। मैं सोकर उठा, घड़ी देखी, अरे आज देर तक कूलर में सोता रहा मैं, ऐसी नींद कभी आई नहीं। फिर सुबह की चाय बनाई पहली, पानी उबलता रहा तब तक, बाहें नचाई गोल गोल, पुट्ठों की छाती की, पैर की कसरत की, और सोचता रहा इतनी देर तक, सोता क्यों रहा, कोई सपना भी याद नहीं रहा। याद आया वह लंबे चेहरे का आदमी, सारी रात सपने देखता था और सुबह सुनाता था मुझे वह भी लिखकर, पर मैंने कोई सपना भी नहीं देखा था, न देखा था दुस्वप्न, न किसी पहाड़ी पर मैं और उसके सूरज को देख रहा था। मेरे देखने से न पहाड़ी के हरे भरे पेड़ों की पत्तियां रंगीन हुई थी, सिर्फ सूर्य सुबह बतियाती रही थी, और सूर्य चुपचाप मेरी माँ की तरह इस तस्वीर से उस तस्वीर तक अर्ध चढ़ाकर मुझे बताता रहा था,
सुबह की हवा में घूमकर आया कर, फिर सूर्य कहाँ गया मेरी माँ की तस्वीरों के पीछे। इस तरह की कविताएं हमको विष्णुचंद्र शर्मा की चेतना, उनके जो सरोकार है उनसे जोड़ती है। एक कविता है विष्णुचंद्र शर्मा जी की, उसके माध्यम से मैं और अपनी बात आगे रख बढ़ाना चाहूँगा। बचपन। मेले में रंग घुल रहे हैं, मेले में भूले हुए अपने मिल रहे हैं, मेले में आदमी औरतें बच्चे बचपन से चहक रहे हैं, सिर्फ रथ सजा धजा है और मैं अपना बचपन खोज रहा हूँ। इस तरह से विष्णुचंद्र शर्मा जी की अपने बचपन में लौटना, स्मृतियों में लौटना हमको एक उनके साहित्य का, उनके काव्य का बहुत महत्वपूर्ण पहलू लगता है। वे कहा करते थे कि हमको अगर हमारा भविष्य देखना है, आगे को देखना है, तो बचपन की हमारी जो जड़ें हैं उसकी ओर हमें देखना पड़ता है, उसकी ओर लौटना चाहिए। लेकिन वो लौटना स्थायी नहीं होता। हम वहाँ लौट कर अपनी जो पुरानी छूटी हुई चीज़ों को आगे लाते हैं और उसके सहारे हम अपना नया पथ बनाते हैं। विष्णुचंद्र शर्मा निरंतर पिछले को भूलकर नवीनता से जुड़ने का संदेश अपने साहित्य के माध्यम से देते रहे, और उनका जो समूचा साहित्य है वो वास्तव में हमारे आत्म अन्वेषण का साहित्य है, यानी अपने आप को खोजने का साहित्य है। चाहे वो राहुल की बात करें, निराला की बात करें, चाहे मुक्तिबोध की बात करें, उन सब में खोज की प्रबल भावना हमको दिखती है। और हम अपने जीवन, अपने समय की राजनीति, अपने समय की व्यवस्था, इन सब से कैसे जुड़ें और उसको बदलाव की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा हम कैसा बने, ये बात अक्सर हमको विष्णुचंद्र शर्मा जी अपने साहित्य में, अपने मौखिक वक्तव्यों में कहा करते थे। इस तरह से एक वरिष्ठ साहित्यकार विष्णुचंद्र शर्मा जी से जुड़ने का जो सौभाग्य मुझे मिला, उनको देखने का जो सौभाग्य मिला, उनके पढ़ने का जो सौभाग्य मिला, वो मेरे लिए एक जीवन की अनमोल निधि है। हम विष्णु जी के विचारों, उनके सरोकारों को अपने आने वाले समय की पीढ़ी को दे सकें, हम खुद उससे सीख सकें, तो इससे बड़ा दाय और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि मुझे जिस तरीके से बात रखनी थी वह शायद मैं नहीं रख पाया, लेकिन मैं जो कुछ आप सभी के सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया वो मेरे लिए अपने वरिष्ठ साहित्यकार के प्रति एक श्रद्धांजलि है, और मैं उन्हें उनके साहित्य के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से जीते हुए जो कुछ हूँ वो उनको अर्पित करता हूँ। 35 मिनट। मैं क्षमा चाहूँगा, इसके आगे मैं शायद ना बोल पाऊँ। ओके, कर बंद कर। घंटा कह रहे 1 घंटा पुलिस
ये रही। कंटिन्यू करना है कि बंद करना पानी है? ऊपर भी आगे यात्रा संस्मरण टाइप की सर्वनाम के लिए जो करीतिला ते पर PhD करीतिला ये बोल दिया तुम देखा नहीं ताकि नहीं हो पाएगी कि चलते सी बंद चलो वो कमांड ऊपर ना कालिस में सर्वनाम का चलो नहीं उसमें बंद कर नहीं करते। हाँ ठीक है बंद कर देंगे। हाँ जी हाँ हाँ बंद कर दूँ हाँ बोल बंद धन्यवाद कर ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रहे हैं। हेलो हेलो बोल दो हेलो मित्रों मैं परिस्थितिजन्य कारणों से बहुत भावुक हो गया और मुझे जो कहना था मैं कह नहीं पाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं अपने आप को पता नहीं क्यों असहज स्थिति में पा रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना था, बहुत सारी बातें थी, मैंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन मेरी मना स्थिति विष्णु जी को याद करके पता नहीं मतलब बार बार मेरे आँखों के सामने उनका चेहरा झुलाया, उनके साथ बिताए समय झुलाए। मैं इन सब पे बात करना चाहता था उनसे, जो बहुत सारी बातें उनसे मैंने सीखी थी, उन सब पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन शायद यह मेरी कमजोरी है, मैं आपसे वह शेयर नहीं कर पाया। आपसे जिस भावोद्रेक के साथ संवाद होना था वो मैं नहीं कर पाया, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों के कीमती समय मैं
लेकर के भी आपको सार्थक कुछ भी न दे सका। धन्यवाद।